Welcome to our channel PM Guru, Physics Maths Guru. I am भूषण सर। मैं आपका दोस्त भूषण सर। बेटा, इस चैनल के थ्रू हम आने वाले 11th-12th एग्जामिनेशंस के लिए बोर्ड प्रिपरेशंस करने वाले हैं। 11th-12th मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर्स हम यहाँ रेगुलरली वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आने वाले एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए तैयार करने वाले हैं, रेडी करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस चैनल के साथ फिजिक्स का पहला लेसन, जिस लेसन का नाम है फ्रॉम फिजिक्स फर्स्ट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स। दिस इज द फर्स्ट लेसन फ्रॉम योर स्टेट बोर्ड सिलेबस। द लेसन ऑफ द नेम इज रोटेशनल डायनामिक्स। और ये लेसन बच्चों आपके करिकुलम में सिलेबस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 7 मार्क का है। और ये 7 मार्क का लेसन कुछ इस तरह से डिवाइड होके आएगा। 1 मार्क का पहला क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन, 1 + 2 + 4, या फिर बेटा 1 + 1 + 2 + 3। दैट मीन्स 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। इस रोटेशनल डायनामिक्स में 2 कंसेप्ट मिक्स है। एक है सर्कुलर मोशन का पार्ट, दूसरा है रोटेशनल मोशन का पार्ट। तो दोनों मोशन मिला के नाम दिया गया है रोटेशनल डायनामिक्स। तो बेटा शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट हमारा सर्कुलर मोशन। हाउ वी विल डिफाइन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम कैसे बताएंगे? तो सुनिए बच्चों, जब कभी कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है और अगर वो गोल घूमते वक्त अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल घूम रहा है, ठीक है, इस क्लोज पाथ के अलोंग घूम रहा है, ये जो बाउंड्री है सर्कल की उसके अलोंग घूम रहा है, इस रिंग के अलोंग घूम रहा है, तो अगर ऐसा पार्टिकल अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है बेटा सर्कुलर मोशन। That's what the definition of circular motion। तो बेटा पढ़ने के साथ हमने साथ में शार्ट में नोट्स भी रेडी करके रखा है। मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई पार्टिकल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग घूम रहा है, दैट मीन्स वो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप डाल सकते हो बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाजू में घूमते हैं वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं? वो घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। तो पहला एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वैसे भी आपको पता है, वैसे ही मोशन ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वो भी परफॉर्म करते हैं बेटा आपका सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, इसमें हमारी मोशन ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसमें हमारी अर्थ भी आती है, वो भी परफॉर्म करती है सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाउ शुड वी डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर कभी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग घूम रहा है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग घूमने के दौरान अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद यूनिफॉर्म ऑब्लिक कांस्टेंट स्पीड। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सर स्पीड कांस्टेंट कैसे पता चलेगी? तो बेटा स्पीड को हम लोग तो गिन के काउंट कर सकते हैं, या फिर हम, अगर आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट अगर होगा तो उसको लगने वाला रोटेशन के लिए, एक चक्कर मारने के लिए जो वक्त लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन, जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, वो कांस्टेंट होगा। करेक्ट। तो हम ऐसे एग्जांपल भी बाहर डाल सकते हैं कि जहां टाइम पीरियड कांस्टेंट है। जैसे आपको पता है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, मोशन ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये जो आपको एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, उस मोशन ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन का एग्जांपल हम लोग डाल देंगे मोशन ऑफ प्लैनेट्स। उस प्लैनेट में हम लोग किसे कंसीडर कर सकते हैं बेटा? अर्थ को। जब अर्थ घूम रही है सन के अलोंग, तो याद रखिए उस अर्थ का टाइम पीरियड भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
और उस अर्थ को एक चक्कर सन के बाजू में मारने के लिए लगते हैं 365 डेज, 365 दिन। तो मोशन ऑफ जो ऊपर में प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड जो सन लिखा था उसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, क्योंकि अर्थ को एक चक्कर मारने के लिए 365 दिन लगते हैं सन के बाजू में, तो ये एग्जांपल बना बेटा हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, बिकॉज टाइम पीरियड कांस्टेंट है। वैसे ही मोशन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, मून का भी जो अर्थ के बाजू में घूमने का टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट होता है। तो उस तरह से क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप एग्जांपल डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद में व्हाट इज मीन बाय सीपीएफ एंड सीएफएफ। अभी सर ये सीपीएफ और सीएफएफ क्यों आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आता है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट तभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा जब उसके साथ कौन जुड़ा होगा, सीपीएफ। अगर सीपीएफ है तो ही बेटा वहां पर सर्कुलर मोशन होगा। इफ देयर इज नो सीपीएफ देन देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। चलो बच्चा शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, उस गोल घूमने के दौरान अगर उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो कैसे एक्ट हो रहा है, अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली क्या है सर, ये एक रियल फोर्स है, क्योंकि ये रियली क्रिएट होता है। जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के बाजू में, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, निगेटिव वाले चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको बाइंड करते हैं न्यूक्लियस के साथ। दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के दौरान वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडेड होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। किसकी, अकॉर्डिंग टू विच फोर्स, सीपीएफ। तो सीपीएफ एक रियल फोर्स है, centripetal is really created. Centripetal force is a real force. It is produced by real interactions. एक रियल इंटरेक्शंस के थ्रू बनता है। कौन से इंटरेक्शंस सर? लाइकवाइज न्यूक्लियर, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया न्यूक्लियर फोर्सेस का, जहां न्यूक्लियस इंपैक्ट करता है अपना फोर्स किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे। न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल मतलब ये इधर में एग्जांपल चालू है, हम तब से लिख रहे हैं मोशन ऑफ द प्लैनेट्स या मोशन ऑफ द अर्थ या बाकी सभी प्लैनेट सन के बाजू में घूम रहे हैं, किसका इंपैक्ट है, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट है। उसके कारण सभी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ये रिवॉल्व करते हैं किसके बाजू में, सन के बाजू में। तो इट्स अ रियल फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस एक्सेट्रा। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। सीपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सीपीएफ का फॉर्मूला होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास का फॉर्मूला m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। सो कंप्लीट फॉर्मूला बिकम्स mv स्क्वायर बाय r। एंड बेटा फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। एंड दैट्स व्हाई इसका यूनिट भी बनता है न्यूटन, एंड डायमेंशन विल बी L1 m1 t-2, डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। एंड देखो बेटा क्या लिखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने जो बताया कि जब सीपीएफ है तभी सर्कुलर मोशन होगा। दैट मीन्स व्हाट इज सीपीएफ? सीपीएफ इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी सर्कुलर मोशन होगा। इफ देयर इज नो सीपीएफ देन देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। तो रिमेंबर दिस, इट इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही दूसरे फोर्स की तरफ, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सबसे पहले बता दें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है सर। जैसे बेटा ये रियल फोर्स है, इट इज नॉट रियल फोर्स, एक इंपैक्ट है, इफेक्ट है सर्कुलर मोशन का। कैसे, हाउ? तो सुनिए, मान लीजिए हम किसी रोड से जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड से, हमारे एक कार में या बस में बैठ के, आपने देखा होगा व्हेन अ कार टेक सडन लेफ्ट टर्न, अगर कार एक लेफ्ट टर्न ले रही है तो अनडाउटेडली जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उस पर एक फोर्स एक्ट होता है अलोंग आउटवर्ड। मतलब कार अगर लेफ्ट जा रही है तो हम जर्क के कारण थोड़े देर के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आउटवर्ड मूव करते हैं। जैसे मान लो कि उस टर्न को बैलेंस कर रहे हैं, कार टर्न ले रही है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, एक आर्क ट्रेस कर रही है,
थोड़ा पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन चालू है और ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है, अवे। तो ऐसा फोर्स जो एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे अलोंग दी सर्कल बट अवे फ्रॉम सेंटर। देखो टर्निंग पे है, मतलब हम सर्कुलर मोशन का पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे एक्ट होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन विल बी सेम, फोर्स एक्टिंग ऑन अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, वो फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट होगा कैसे, लेकिन अलोंग रेडियस बट अवे फ्रॉम सेंटर। शॉर्ट में डेफिनेशन लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा फोर्स जो एक्ट हो रहा है किसी पार्टिकल पे अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसको बनता कैसे, उसके लिए ऊपर कॉज एक्सप्लेन किया हमने, जो हमने आपको बताया। कंसीडर अ कार इज मूविंग फास्ट on a straight horizontal road. When a car takes sudden left turn, the passenger of the car moves toward his right. Because why? Because of the force acting on him in an outward direction. This force is called centrifugal force. यही force centrifugal force है। तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे, इस तरह से कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, जब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो राइट में आउट में एक्ट हो रहा है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड सेंटर बट अवे। ठीक है, ये देखो यहाँ अलोंग रेडियस था, ये टुवर्ड सेंटर वाला था। यहां पर ये फोर्स कैसा है बेटा, अलोंग रेडियस बट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट रियल फोर्स, क्योंकि रियली बना नहीं, क्योंकि याद करो हम टर्न ले रहे थे, सडनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमारे पर एक फोर्स इंपैक्ट हुआ, एक्ट हुआ, तो ये रियल फोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ रियल फोर्स। नॉट रियल फोर्स को इमेजिनरी फोर्स या सूडो फोर्स बोला जाता है। बेसिक नेम इज अ सूडो फोर्स, साइंटिफिक नेम, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट क्रिएटेड बाय एनी रियल इंटरेक्शन। ये किसी रियल इंटरेक्शन से कारण बना हुआ नहीं है। कोई भी रियल इंटरेक्शन यहाँ होता नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं, कोई न्यूक्लियर नहीं, कोई ग्रेविटेशनल नहीं, एक्सेट्रा। बेसिकली बात की जाए इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो दोनों के फॉर्मूले सेम है। CPF और CFF दोनों का फॉर्मूला सेम है। CFF का फॉर्मूला होता है mv²/r, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r, जो सेम फॉर्मूला है हमारे CPF का। इन मैग्नीट्यूड बोथ द फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड, CPF एंड CFF। डायरेक्शन अलग है, एक टुवर्ड्स है तो एक अवे एक्ट होता है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो हमने आपको बोला कि CFF क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये इफेक्ट है सर्कुलर मोशन का। मतलब अचानक सडन हम टर्न ले रहे हैं तो उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट हम पर आ रहा है, तो इट्स इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखिए बेटा, इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी हमारा बेसिक पढ़ के हो गया। और यहाँ से हमने कुछ पॉइंट कुछ इस तरह से लिखे कि आपका डिस्टिंग्विश भी क्लियर हो जाए। सिर्फ फोर्थ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है, बाकी अगर देखोगे तो बिल्कुल डिस्टिंग्विश भी आपका साथ साथ में कवर हो चुका, क्योंकि यहाँ हमने लिखा ये फोर्स एक्ट होता है अलोंग रेडियस बट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ये फोर्स एक्ट होता है अलोंग रेडियस बट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ध्यान देना है, ये रियल फोर्स है, ये नॉट रियल फोर्स है, सूडो फोर्स है ना। ये रियल इंटरेक्शन से बनता है, ये रियल इंटरेक्शन से बनता नहीं है। ठीक है, एंड लास्टली हमने लिखा ये कॉज है और ये है इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह से हमने बेसिक इसका कवर किया। अभी हम बढ़ेंगे सामने वाले टॉपिक पे, कंटिन्यू करते हैं। सामने का टॉपिक आ रही है हमारे सामने इसी सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस का हमें यूज होने वाला है बहुत ज्यादा। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है। चलिए पढ़ते हैं सम डेफिनेशंस को। इन डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट लिया है। उस कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने एक अजम्पशन लिया है। मान लीजिए कंसीडर आपका एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंसीडर दैट द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका सेंटर मान रहे दोस्तों हम लोग R, विद सेंटर O। इसी रेडियस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं बेटा है R, सेंटर है O, रेडियस है R, और ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इन दिस assumption we have taken that, consider हमारा पार्टिकल जो है वो इनिशियली कौन से पॉइंट पर है, A पॉइंट पे। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है A पॉइंट से, और इन टाइम स्मॉल t, थोड़े देर के दौरान, आफ्टर सम टाइम, आपका पार्टिकल पहुंचेगा टू द पॉइंट B बाय कवरिंग एन एंगल, जो कवर करेगा वो होगा थीटा।
बाय कवरिंग एन एंगल थीटा, बाय डिस्क्राइबिंग एन एंगल थीटा। ये हमने कंसेप्ट लिया है। अब आते हैं कुछ डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन आती है रेडियस वेक्टर। व्हाट इज इन बाय रेडियस वेक्टर? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल and the position of particle directing away from center of circle. A line joining with the center of circle and the position of particle directing away from center of circle, that is called as a radius vector. ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को जोड़ती है और पार्टिकल के पोजीशन जो डायरेक्टिंग अवे है। क्योंकि याद करिए हमने जब इस पार्टिकल कंसेप्ट लिया, पार्टिकल परफॉर्म करा सर्कुलर मोशन, जिसका सेंटर कितना था बेटा? ओ। सबसे पहले सेंटर आता है, फिर इनिशियली आपका पार्टिकल पॉइंट ए पे था, तो हमने इस रेडियस को ऐसे जोड़ा, सेंटर से आउटवर्ड जोड़ा, तो इसे है डायरेक्शन। डायरेक्शन, और कैसा डायरेक्शन है बेटा? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, एंड दैट्स व्हाई उसे रेडियस वेक्टर बोला जाता है, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन आउटवर्ड. It's not only a radius, not simply radius, it's actually a radius vector. So this is called radius vector. It is denoted by vector r and it is measured in the unit of simply the distance है, distance का हमें काउंट किया जाएगा यूनिट ऑफ मीटर में, और उसके डायमेंशंस हो गए L1, M0, T0. लेंथ का पार्ट है, मीटर इज अ यूनिट, तो डायमेंशन आएगा L1, M0, T0. आगे बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन, जिसे हमने यहाँ असम्पशन लिया था। तो हमने बोला कि पार्टिकल आपका ए से बी जा रहा है, कवर कर रहा है, बाय डिस्क्राइब कर रहा है बीच में एंगल थीटा। इस एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल ट्रेस्ड बाय, ट्रेस करना मतलब कवर करना, फॉर्म्ड करना। एंगल फॉर्म्ड बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर देखो बेटा, जैसे पार्टिकल आपका ए से बी में गया, हमने ओ से ए को जोड़ा, पहले रेडियस वेक्टर को जोड़ा ओ से ए, और वैसे ही ओ से बी को दूसरे रेडियस वेक्टर को जोड़ा। जैसे रेडियस वेक्टर को जोड़ दिया हमने, बीच में क्या फॉर्म हो गया? एंगल। तो ये एंगल एक्चुअली कैसे बना है? एंगल ट्रेस्ड हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। किससे फॉर्म्ड हुआ है? एंगल फॉर्म्ड हुआ है रेडियस वेक्टर से। और ये एंगल कहाँ बना है? ये एंगल बना है सेंटर ऑफ सर्कल पे, और एट द गिवन इंस्टेंट, दिए हुए टाइम में हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, तो एंगल छोटा बना। और अगर टाइम बढ़ेगा, पार्टिकल जितना आगे जाएगा उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जाएगा, थीटा की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एन एंगल ट्रेस्ड बाय और फॉर्म्ड बाय रेडियस वेक्टर। एंगल ट्रेस्ड बाय फॉर्म्ड बाय रेडियस वेक्टर कहाँ बना बेटा? एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द गिवन इंस्टेंट, दिए हुए टाइम में, एट द गिवन इंस्टेंट, इज कॉल्ड, उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो नोटेशन है होता है बेटा थीटा, एंड इट्स गिवन बाय फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इट्स सिंपली द फॉर्मूला सेम, दिस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थीटा का फॉर्मूला बनेगा ओमेगा इनटू टी। ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। एंड थीटा है, हम 11th-12th लेवल पे रेडियन में सर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो थीटा का यूनिट है, एंगल का यूनिट है, वो होता है रेडियन। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ रेडियन एंड इट्स डायमेंशंस आर, डायमेंशन रेडियन ये एडेड क्वांटिटी है, ये एडेड यूनिट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो डायमेंशन विल बी L1, L0, M0 and T0. There will be no dimension for this. Dimension will be L0, M0 and T0. Now we'll move to the next quantity, that is angular velocity, which is omega. Rate of change of angular displacement with respect to time. Rate of change of angular displacement with respect to time. जैसे हमने यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला बनाया ओमेगा इंटू टी, ओमेगा का फॉर्मूला कितना बनेगा? थीटा बाय टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। Rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. So its formula is given by theta by t, angular displacement upon time. हम लोग यहाँ rate of change डेरिवेटिव फॉर्म की बात करते हैं, so we can also write theta by dt. In both way we can write. So what is the unit of that? Unit will be theta का unit होता है radian, time का unit second. So unit will be radian per second.
एंड इट्स डायमेंशंस आर, अभी बताया रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, बट अपॉन टाइम आया, पर सेकेंड आया, ऊपर जाएगा पावर -1, डायमेंशन विल बी L0 M0 T-1। अब चलते हैं आगे वाले डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। नाउ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, हाउ टू डिफाइन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो बेटा सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो अपन 10th में पढ़े वैसा ही, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। जैसे हम जो हम 10th में पढ़े हैं उसी तरह से व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम करो, लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ऊपर भी वही हो गया था बेटा, जब हम लोगों ने 10th में पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एज अपॉन टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम है, लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो एज सिंपल इज दैट, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called angular acceleration. Rate of change of angular displacement with respect to time is called angular acceleration. It is denoted by alpha. It is given by formula alpha is equal to omega by t or d omega by dt. It is measured in the unit of again वही radian per second square, क्योंकि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड और अपॉन का टाइम का और सेकेंड, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और उसका डायमेंशन बनेगा L0 M0 T-2, बिकॉज सेकेंड का पावर जो 2 है ऊपर जाएगा तो -2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन को कवर करते हैं। डेफिनेशन विल बी द टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मान लो आपका पार्टिकल ए से शुरू कर रहा है और यहां से वापस ए पर आने को जितना वक्त लगेगा एक चक्कर मारने के लिए, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। The time required or time taken, you may also write time taken by a particle या for a particle to complete one revolution, एक चक्कर मारना। अब यहाँ एक चक्कर कैसे बनेगा, एक सर्कल का बनेगा, एक रिवॉल्यूशन का बनेगा, एक पूरा सर्कल फॉर्म होगा, दैट इज वन सर्कल। हमने वही लिखा है, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। याद रखिए बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल के वापस यहीं पर आता है, उसी जगह पर आता है एक चक्कर मार के, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल इन बिटवीन कहीं पर भी यहाँ से निकल के यहाँ गया, उस टाइम को स्मॉल टी बोलते हैं। यही फर्क होता है टाइम और टाइम पीरियड का। अगर पार्टिकल अपने पोजीशन से, मीन पोजीशन से निकल के, सेंटर पोजीशन से निकल के थोड़ा आगे गया है थोड़े टाइम में, तो उसे स्मॉल टी बोलते हैं। अगर वो एक चक्कर मार के एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके उसी जगह पर आया है तो उसे कैपिटल टी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। इट इज नथिंग हार्ड, इट्स आल्सो द सेम जो आपने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन बनेगा स्पीड। अब बात करते हैं हम एंगुलर स्पीड की, तो ऊपर भी एंगुलर डिस्टेंस आएगा। याद करिए, जब आपका पार्टिकल गोल घूम के पूरा एक चक्कर मारेगा तो यहां से यहां तक जब वो चक्कर मारेगा तो वो कवर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का। तो एंगुलर डिस्टेंस है 2 पाई का और स्पीड है ओमेगा, एंड दैट्स व्हाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई बाय ओमेगा। हाउ इट इज क्रिएटेड वो भी आपको समझाया कि जब पार्टिकल एक चक्कर मारेगा तो जो एंगल यहाँ पर वो कवर करेगा वो रहेगा 2 पाई रेडियन का, और उसके घूमते वक्त की स्पीड को हमने बोला है ओमेगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसे हम लोग मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ सेकेंड, एंड इट्स के डायमेंशन जो होता है वो है L0 M0 T1, टाइम का पावर 1। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीट बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, वो एक सेकंड में, मतलब पर यूनिट टाइम में कितने चक्कर मार रहा है। मतलब ये टाइम के उल्टा है, टाइम पीरियड के उल्टा है। क्योंकि याद करो, व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर मारने को लगने वाला टाइम हो टाइम पीरियड। और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितने चक्कर हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम टाइम का यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट इज सेकंड। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन 1 second, that is per unit time, is called as a frequency, which is n. It is given by formula
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t। और अभी जब अपने टाइम का फॉर्मूला देखा, अगर मैं उसको वहां इनकॉर्पोरेट करूँ तो ये फॉर्मूला देखो कहाँ तक जा सकता है, a 2π/ω, ये फ्रैक्शन है, पलट जाएगा तो ω/2π, तो ओमेगा की वैल्यू 2π है। तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला मिलता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ से फॉर्मूला भी एक बनता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, वैसे 2πn भी एक फॉर्मूला बनता है जो काफी यूजफुल है। और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दिया था बाय साइंटिस्ट हर्ट्ज, इसलिए इसका यूनिट बनता है हर्ट्ज। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो बेसिक यूनिट विल बी सेकंड इनवर्स, बट कंसेप्ट दिया था हर्ट्ज ने, इसलिए यूनिट लगाता है हर्ट्ज। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है तो डायमेंशन क्या बनेगा, टाइम का पावर -1। L0 लेंथ नहीं है, मास नहीं है, टाइम है, बट टाइम नीचे है, टाइम का पावर -1। तो इस तरह से हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली है। और देखिए बच्चों, एक्चुअली फ्रॉम 11 to 12 हम लोग 10 to 12 जब हम लोग मूव करते हैं, 10 से 11th and 12th में जब मूव करते हैं तो ज़्यादा चेंज नहीं आता है, हमारे सिर्फ मोशन में चेंज आता है। हमने 10th स्टैंडर्ड में जितना भी पढ़ा था वो 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा मोशन था वो था लीनियर मोशन। और अभी हम लोग जब 11th-12th में मूव करते हैं, हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर ऑल एंड ऑल एंगुलर मोशन की, इसमें सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन सभी आते हैं। तो चीजें कैसी बदलती है थोड़ा आपको समझना है। जैसे नंबर 1 बात करूं, जहां 10th स्टैंडर्ड में हमारा डिस्प्लेसमेंट हम लोग नोटेशन देते थे एस से, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। तो अभी एंगुलर में यही डिस्प्लेसमेंट आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है, ये फर्क हो चुका है। जो डिस्प्लेसमेंट एस था वो थीटा बन चुका है, करेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट एस था जिसका यूनिट मीटर था वो मीटर नहीं, थीटा हो चुका है, तो इसका यूनिट रेडियन हो चुका है। दैट्स द क्वांटिटी चेंज फ्रॉम लीनियर टू एंगुलर। स्ट्रेट मोशन में लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट थिंग चेंज जो हुआ। सेकेंड, जब बात करते थे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो थी उसका नोटेशन था v, और v का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो लीनियर वेलोसिटी। अब जब हम आ रहे हैं 11-12 के कॉन्सेप्ट में, तो क्या हो रहा है, यहाँ हमारा जो वेलोसिटी है वो हो जा रही है एंगुलर, और उस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, नोटेशन होता है ओमेगा। यहाँ से नोटेशन v होता है स्मॉल v, यहाँ होता है एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। और फॉर्मूला जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट s का होता है थीटा, तो इसलिए θ/t, ठीक है, इस तरह से चेंज आता है। वैसे यूनिट में यहाँ पर हमारे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हमारा जो यूनिट होता है वो होता है, क्योंकि थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए यूनिट बन जाता है रेडियन पर सेकंड। दैट्स विल बी द यूनिट। वैसे ही अगर बात किया जाए तीसरी की, अगर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो होता था हमारा 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, व्हाट इज ये क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन। व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम v/t। लीनियर वेलोसिटी को टाइम से भाग दोगे, लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा। यूनिट क्या बनता है दोस्तों, यूनिट बनता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा एक्सेलरेशन अभी बन रहा है बेटा, वो हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। लीनियर वेलोसिटी को टाइम से भाग गया, लीनियर एक्सेलरेशन मिला। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से भाग लगाओगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। और वैसे ही उसका यूनिट भी आएगा, वो यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यही चेंज हम लोग 11 to 12 पढ़ते हैं। इस चेंज को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी। नथिंग इज हार्ड, फिजिक्स इज कंप्लीटली इजियर। सिर्फ ध्यान देने की बात है, पढ़ने की बात है, समझने की बात है। और इस चैनल पे हम लोग विद बेसिक कंसेप्ट स्टडी भी करा रहे हैं, विथ योर बेसिक नॉलेज। मतलब राइट फ्रॉम जो एक बंदा बिगिनर है, वो बिगिनर को भी सब चीज समझ में आए, और एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट भी कवर हो, दोनों के तरफ। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी पूरी तरह से मिल सके, इसका पूरा हम लोग ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने अभी देखा कि सम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। आगे हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।